Hello friends, my name is Yogesh Veheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने GSTR 9 से रिलेटेड डिस्कशन की थी। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से रिलेटेड जो आपको GSTR 9 फाइल करनी है, उस GSTR 9 की एप्लीकेबिलिटी आप पे कैसे लगेगी और कौन कौन सी एग्जेम्पशंस आपको टेबल वाइज दी जाएंगी जब आप GSTR 9 अपनी फिल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। आप सब लोग जानते हैं कि GSTR 9 और 9C की फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2022, यानी कि आपने अपनी एनुअल रिटर्न 21-22 की फाइल करनी है 31 दिसंबर 2022 तक। आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो ITC क्लेम करने की लास्ट डेट है, मींस जो आपने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है 21-22 से रिलेटेड, अगर वो क्रेडिट क्लेम होना अब तक रह गया है तो 30 नवंबर 2022 तक आप उस क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो GSTR 1 आप 11 नवंबर को फाइल करने वाले हैं, अगर आपने कोई इनवॉइसेस रिपोर्ट नहीं किए हैं या किन्हीं इनवॉइसेस की आपने अमेंडमेंट डालनी है, सो आप 11 नवंबर वाली GSTR 1 में डाल सकते हैं। और अगर आपसे कुछ ITC क्लेम होना रह गया है या कुछ आउटवर्ड सप्लाई आपने GSTR 3B में नहीं दिखाई हैं, सो आप उसे 20 नवंबर 2022 तक दिखा सकते हैं। इट मींस जो GSTR 3B आप 20 नवंबर को फाइल करेंगे, इट मींस 21-22 से रिलेटेड आप नवंबर के महीने में अपनी एडजस्टमेंट डाल सकते हैं और आपको आपकी GSTR 9 और 9C 31 दिसंबर 2022 तक देनी है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि कौन कौन सी टेबल वाइज एग्जेम्पशंस आपको GSTR 9 फिल करते वक्त मिलती थी, जिन्हें 21-22 के अंदर विड्रॉ कर दिया गया है। पहली एग्जेम्पशन जो हमने बोली थी कि अब आपको 21-22 के अंदर नहीं मिलेगी, वो थी टेबल 4 में, जहां पे हम टैक्सेबल सप्लाईज दिखाते हैं अपनी आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। उस टेबल में हमने बात की थी कि जैसा कि हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर 20-21 तक एग्रीगेशन बेसिस पे अपनी सप्लाईज दिखाते थे, यानी कि हमें ये ऑप्शनल था कि हम क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और अमेंडमेंट्स की डिटेल को चाहे तो अलग से शो कर दें टेबल 4 में, या हम अपनी मेन सप्लाई में ही उसकी एडजस्टमेंट्स को प्लस माइनस करके दिखा दें। लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए इस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया है और अब आपको टेबल 4 को कंप्लीट मैनर में अलग अलग हेडिंग वाइज अपने रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर हम टेबल 5 की बात करते हैं, जो नील टैक्सेबल सप्लाईज की बात करती थी, उस टेबल के अंदर एग्रीगेशन क्राइटेरिया का ऑप्शन तो अभी भी अवेलेबल होगा, लेकिन जो नॉन GST सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तीनों को क्लब करके पहले हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई में दिखाते थे। अब हमें नॉन GST सप्लाई को तो मैंडेटरी बेसिस पे सेपरेटली शो करना पड़ेगा। हाँ, हम नील टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई को कंसोलिडेट करके एग्जेम्प्टेड सप्लाई की रो में दिखा सकते हैं। इस एग्जेम्पशन को अब विड्रॉ कर लिया गया है कि आप नॉन GST सप्लाई को भी जोड़ के दिखा पाएं। थर्ड एग्जेम्पशन जो GSTR 9 की विड्रॉ की गई थी वो थी कि इस बार से आपको HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर आपको उस वीडियो को डिटेल में देखना है, अगर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑन करते हैं GST में, सो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप पे GSTR 9 एप्लीकेबल होता भी है या नहीं होता और आपको उसमें कौन कौन सी एग्जेम्पशंस मिलेंगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं GSTR 9C की। क्या GSTR 9C ऑडिट रिपोर्ट है? द आंसर इज नो। आप सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 से GSTR 9C जो कि रिकंसिलेशन है, उसे भी अब सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस पे कर दिया गया है। सो क्या डिफरेंस है फिर GSTR 9 में और 9C में? GSTR 9 में आप अपनी रिटर्न स्पेसिफिक टेबल्स को बताते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे कि आपने GSTR 1 में कितनी आउटवर्ड लायबिलिटी दिखाई, उसमें से कितनी लायबिलिटी GSTR 3B के हिसाब से रिपोर्ट की गई है मंथली बेसिस के, उसका ईयरली बेसिस पे कितना टैक्स पे किया गया है और जो बाकी टैक्स नहीं पे किया गया है उसे आप DRC 03 से वॉलंटरी बेसिस पे करके अपनी GSTR 9 फाइल कर देते हैं। लेकिन GSTR 9 में हम कहीं भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई गई फिगर की बात नहीं करते हैं। सो गवर्नमेंट को GSTR 9C से पता लगता है कि आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सेल्स की फिगर दिखाई है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फिगर दिखाई है, उस फिगर को अगर हम GSTR 9 के हिसाब से मैप करके देखते हैं
तो रिकंसिलेशन आइटम्स कौन सी आती हैं या फिर इनके अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। इट मींस जीएसटीआर 9C हमें बुक्स वर्सेस जीएसटीआर 9 बताएगी। सो जीएसटीआर 9C में हमें पता लगेगा कि बुक्स में हमने क्या फिगर रिपोर्ट की है और जीएसटीआर 9 में हमने क्या रिपोर्ट किया फिगर, उसके बीच का डिफरेंस की रिको आइटम्स क्या हैं। जीएसटीआर 9C में भी काफी एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 तक दे के चलती थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एग्जेम्पशंस को गवर्नमेंट ने हटा दिया है और कौन सी एग्जेम्पशन गवर्नमेंट अब भी 21-22 के अंदर लेके चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन ऑन जीएसटीआर 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड एग्जेम्पशंस। अगर हम एप्लीकेबिलिटी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर से आप जीएसटीआर 9 की हमारी लास्ट वीडियो में जा सकते हैं, डिटेल में आपको पता लग जाएगा। अगर आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑन करते हैं उस केस में भी आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि आपको किन किन रजिस्ट्रेशंस की जीएसटीआर 9 फाइल करनी है और किन रजिस्ट्रेशंस के लिए आप जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करेंगे तो चलेगा। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हमें यह पता है कि अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ तक है उस केस में ना तो हमें 9 फाइल करनी है ना 9C फाइल करनी है। अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो हमें ओनली जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ेगी। और अगर हमारी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है उस केस में हमें 9 भी फाइल करनी है और 9C भी फाइल करनी है। यानी कि अगर आप किसी ऐसे टैक्स पेयर की जीएसटीआर 9 और 9C देखना चाहते हैं जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपको 9C से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है, आपको फाइल ही नहीं करनी है, ओनली 9 फाइल करनी है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है सो आपके लिए जीएसटीआर 9 वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और ये जीएसटीआर 9C की वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। टेबल वाइज एग्जेम्पशंस क्या क्या मिलेंगी हमें जीएसटीआर 9C में। अगर हम फर्स्ट टेबल की बात करते हैं, फर्स्ट टेबल इज टेबल 5। सो टेबल 5 के अंदर हमें दिखाना होता है कि हमारी टोटल टर्नओवर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आई है उसे हमें अपने जीएसटीआर 9 से रिकंसाइल करके दिखाना होता है। इट मींस जो फिगर हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया ऑडिटेड उसे हम रिकंसाइल करके दिखाएंगे जीएसटीआर 9 में जो हमने टैक्सेबल प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को रिपोर्ट किया है। अब आप यहां पे सोचेंगे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मेरे अगर 5 रजिस्ट्रेशन हैं, 6 रजिस्ट्रेशन हैं, 7 रजिस्ट्रेशन हैं सो उनकी कंसोलिडेटेड सेल होगी, लेकिन जीएसटीआर 9 तो उन 5 रजिस्ट्रेशंस का अलग अलग होगा। तो हम उसे कैसे दिखाएंगे? अब देखिए जीएसटीआर 9C भी आपको रजिस्ट्रेशन वाइज ही देनी है, इसलिए जीएसटीआर 9C फिल करते वक्त आपको एक एक्सेल की शीट में अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को रजिस्ट्रेशन वाइज ब्रेकअप कर लेना है। सो जो फिगर आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाया है उसे आप ब्रेकअप कर लेंगे और ब्रेकअप करने के बाद उसे आप जीएसटीआर 9 में दिखाई गई फिगर से रिकंसाइल करेंगे। टेबल 5 के अंदर अगर टेबल हेडिंग देखेंगे वो है रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल टर्नओवर। सो जितनी आपकी टर्नओवर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ रही है उसे आप रिकंसाइल करेंगे जीएसटीआर 9 से। अब आपको बीच में कुछ रिकंसाइलिंग आइटम्स मिल सकती हैं जैसे कि स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर्स को जीएसटीआर 9 के लिए यानी कि जीएसटीआर 3B के हिसाब से तो आउटवर्ड सप्लाई माना जाएगा, लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त स्टॉक ट्रांसफर तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है जिसे हम सेल की फिगर में रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे सेल कंसोलिडेटेड बेसिस पे आती है। सो स्टॉक ट्रांसफर एक रिकंसिलेशन आइटम बनता है जब हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को जीएसटीआर 9 से मिलाते हैं। ऐसे ही जितने भी ट्रेड डिस्काउंट्स हैं जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आते, जिनके लिए जीएसटी वाला क्रेडिट नोट नहीं दिया जाता, ऐसे ट्रेड डिस्काउंट्स को अगर सेल्स की फिगर से बैलेंस शीट में नेट किया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो भी रिकंसाइलिंग आइटम बनेगी जब हम टेबल 5 के अंदर टर्नओवर की रिकंसिलेशन करेंगे। इसके अलावा बाकी काफी आइटम्स ऐसी हो सकती हैं जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो हमने नेटिंग की हुई है या दिखाई हुई है लेकिन जीएसटीआर 9 में हमने नहीं दिखाई है या फिर वाइस वर्सा। इन सब आइटम्स की आपको रिकंसिलेशन बतानी है कि कितना स्टॉक ट्रांसफर की डिटेल है,
कितना हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, कितनी हमारी सेल्स इन ट्रांजिट ओपनिंग की थी, कितनी हमारी सेल्स इन ट्रांजिट क्लोजिंग की थी। अब सेल्स इन ट्रांजिट का बिल तो जीएसटी में कट चुका होगा, लेकिन हमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त सेल्स इन ट्रांजिट को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिवर्स कर दिया होगा। सो ऐसी आइटम्स भी रिकंसिलेशन का पार्ट बनेंगी। सो इन सब आइटम्स की रिकंसिलेशन आपको हेडिंग बाय हेडिंग दिखानी है कि स्टॉक ट्रांसफर कितना है, क्रेडिट नोट कितना है, सेल्स इन ट्रांजिट कितना है। गवर्नमेंट ने हमें 20-21 तक एग्जेम्पशन दी हुई थी कि हमें जितनी भी रिकंसिलेशन आइटम्स हैं उन्हें हेडवाइज ना दिखा के टोटल रिकंसाइलिंग आइटम्स को अदर्स के कॉलम में यानी कि रेजिडुअल एंट्री में हम दिखा सकते थे, जो कि 5O की एंट्री थी, रो नंबर 5O की एंट्री थी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी आपको टर्नओवर की रिकंसिलेशन जब आपको टेबल 5 में करनी है, सो आपको हेडिंग बाय हेडिंग रिकंसिलेशन रीजंस बताने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीट रिकंसिलेशन आइटम्स को नोट लिस्टेड अबव में डाल सकते हैं। हाँ, जीएसटी ऑडिट जब आपकी होगी 65 की, उस समय आपसे यह पूछा जा सकता है कि ये रिकंसाइलिंग आइटम्स कौन सी आइटम्स हैं, लेकिन अभी आपको उसे सेग्रीगेशन बेसिस पे देने की कोई जरूरत नहीं है। सो एग्जेम्पशन में नो चेंज है, ये एग्जेम्पशन आपको इस बार भी मिलेगी। टेबल 6 में आपको सिंपली ये बताना होता है कि अगर ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सेल है और जो सेल आपने जीएसटीआर 9 में दिखाई है, अगर उसमें कुछ भी अनरिकंसाइल्ड आइटम है, एक तो हो गया रिकंसाइल्ड आइटम नोट लिस्टेड अबव, अगर कुछ रिकंसिलेशन के बाद कुछ अनरिकंसाइल्ड आइटम निकल के आती है, उसके रीजन हमें बताने होते हैं। ये पहले भी बताने मैंडेटरी थे, अब भी बताने मैंडेटरी हैं। सो जो भी अनरिकंसाइल्ड आइटम्स आएंगी उनके रीजंस के अंदर हमें कभी भी कोई एग्जाम्पशन ना तो दी गई है और ना ही अब एग्जाम्पशन है, हमें अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस के रीजन बताने पड़ेंगे मैंडेटरी बेसिस पे। टेबल 7 के अंदर हम टैक्सेबल टर्नओवर की बात करते हैं, जैसे कि हमने टेबल 5 के अंदर टोटल टर्नओवर की बात की थी, ऐसे हम टेबल 7 में टैक्सेबल टर्नओवर की बात करते हैं, यानी कि टोटल टर्नओवर की जो फिगर हमने टेबल 5 में रिपोर्ट की है उसमें से नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड यानी कि एक्सपोर्ट्स एंड एसईजेड, उन्हें हम हटा देंगे यहां से, तो नेट होके हमारे पास टैक्सेबल टर्नओवर निकल के आएगी। इस टैक्सेबल टर्नओवर को पहले भी रिपोर्ट करना होता था, अब भी रिपोर्ट करना होता है। सो इसमें आपको नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी एक हेडिंग, एक लाइन आइटम में दिखाने होते हैं, और जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक हेडिंग में दिखाने होते हैं। लास्ट में आपके पास टैक्सेबल टर्नओवर निकल के आती है, जो कि आपको जीएसटीआर 9 से मैच करके रिकंसिलेशन में दिखानी होती है। टेबल 8 के अंदर फिर से जो टेबल 7 के अनरिकंसाइल्ड आइटम्स हैं उनके रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों अनरिकंसाइल्ड आइटम्स टेबल 7 की रिकंसिलेशन के बाद भी बचे हुए हैं। अगर हम टेबल 9 की बात करते हैं तो टेबल 9 हमें बताती है रिकंसिलेशन ऑफ रेट वाइज टैक्स लायबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयरऑन। आपकी जितनी आउटवर्ड सप्लाईज हैं उसमें रेट वाइज कितनी है, 5% की आउटवर्ड सप्लाई, 18% की आउटवर्ड सप्लाई, 12% की आउटवर्ड सप्लाई, 28% की आउटवर्ड सप्लाई, आरसीएम की अलग और नॉर्मल अलग, उन सभी सप्लाईज को आपको टेबल 9 के अंदर रेट वाइज शो करना होता है। और उसके बाद आपकी जो जीएसटीआर 9 की टेबल 9 के अंदर, 10 के अंदर, 11 के अंदर जो सप्लाईज आपने दिखाई हैं, टेबल 9 का मीन्स जो आपने ड्यूरिंग द ईयर सप्लाईज दिखाई थी, टैक्स लायबिलिटी दिखाई थी। टेबल 10 एंड 11 ऑफ जीएसटीआर 9 में हम सब्सीक्वेंट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो जो रेट वाइज लायबिलिटी हमने यहां पे दिखानी है वो जीएसटीआर 9 से जब मैप करनी है तो जीएसटीआर 9 की जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आएगी वो नेट होके आएगी सब्सीक्वेंट एडजस्टमेंट्स के बाद, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि मेरी लायबिलिटी रेट वाइज लायबिलिटी कितनी बनती थी और जीएसटीआर 9 में मैंने टेबल 9 + 10 - 11 में कितनी पे की है और उसका डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर उसका अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस कुछ भी आ रहा है सो टेबल 10 में मुझे वो दिखाना पड़ेगा। सो टेबल 10 में हो सकता है कि मेरी किसी लायबिलिटी पे 18% की टैक्स लायबिलिटी किसी सप्लाई पे बनती थी, लेकिन मैंने जो पेमेंट की हुई है अब तक वो 5% के हिसाब से की हुई है, इट मींस मैंने 13% टैक्स लायबिलिटी कम पे की है। सो वो अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस में निकल के आ जाएगा अगर हमने जीएसटीआर 9 में भी उसे रिपोर्ट नहीं किया डीआरसी 03 की पेमेंट के बाद। सो ऐसे अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस को हम टेबल 10 के अंदर शो करेंगे। टेबल 11 के अंदर हम बताएंगे एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड ड्यू टू रीजंस स्पेसिफाइड इन टेबल 6, 8 और 10।
सो टेबल 6, 8 और 10 में हम अनरिकंसाइलिंग आइटम्स के रीजन बताएंगे। अगर उस पे कोई भी अमाउंट पेबल बनता है और पे नहीं किया गया है, सो ऐसे अमाउंट्स को हम दिखाएंगे टेबल 11 के अंदर। अगर इन अमाउंट्स पे हमारी इंटेंट है कि हम पेमेंट करने वाले हैं, तो हम DRC 03 से कैश लायबिलिटी में इन अमाउंट्स की पेमेंट कर देंगे। टेबल 11 तक हम आउटवर्ड सप्लाईज की बात करते हैं। टेबल 12 से हमारी इनवर्ड सप्लाईज यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड बात स्टार्ट हो जाती है। सो टेबल 12 की अगर हम बात करें, तो टेबल 12 में हमें बताना होता है कि कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हमने बुक किया है और कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने GSTR 3B में नेट ऑफ रिवर्सल्स क्लेम किया है। इट मींस जो आपके CGST ITC, SGST ITC, IGST ITC के जो लेजर्स आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट आइटम के हिसाब से हैं, हमें उन लेजर्स को रिकंसाइल करना है किससे, GSTR 3B में जो क्लेम किया गया है अमाउंट। अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले GST लेजर्स के अमाउंट आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको जो यहाँ पे अमाउंट्स को रिकंसाइल करना है वो ड्यूरिंग द ईयर के अमाउंट्स होंगे। इट मींस अगर आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ CGST ITC 100 रुपीज का था और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ CGST ITC 150 रुपीज का है, अगर आप उसकी पेबल की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एडजस्टमेंट नहीं डालते हैं, सो ऐसे केस में जो ITC आपने इस बार क्लेम किया होगा वो होगा 50 रुपीज का। आप साथ साथ अपने परचेज रजिस्टर से भी देख सकते हैं कि कितना ITC इस बार आपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बुक किया है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से और कितना ITC आपने GSTR 3B में क्लेम किया है। उसके बीच में जो रिकंसाइलिंग आइटम्स आएंगी वो कैसी आएंगी? जैसे कि अगर आपने 31 मार्च 22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो ITC इस बार क्लेम किया है उस फिगर को लिखेंगे। कुछ ITC फिर ऐसा हो सकता है जो कि आपने बुक किया है इस साल, लेकिन क्लेम आप करेंगे अगले साल, क्योंकि सब्सिक्वेंटली क्लेम भी तो अलाउड होता है। इसलिए अगर आपने किसी क्रेडिट को बुक किया है इस साल और क्लेम करेंगे अगले साल, सो उसे आप अपने ऊपर वाले क्रेडिट यानी कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से क्लेम किए गए क्रेडिट में से माइनस कर देंगे और उसमें प्लस कर देंगे आप थर्ड आइटम, जो क्रेडिट आपने बुक किया था पिछले साल और क्लेम किया है इस साल। इट मींस क्रेडिट booked during the year प्लस में क्रेडिट बुक्ड इन लास्ट ईयर बट क्लेम्ड इन करंट ईयर माइनस क्रेडिट बुक्ड इन करंट ईयर बट क्लेम्ड इन सबसीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। सो आपका जो अमाउंट अब निकल के आएगा वो अमाउंट होगा नेट ITC क्लेम्ड दिस ईयर। उसे आप अपने GSTR 3B यानी कि जो टेबल 7J ऑफ GSTR 9 है जो आपको 3B से रिलेटेड ITC बताएगी, उससे आप मैच करके बताएंगे और कोई अनरिकंसाइल्ड अमाउंट अगर आपको पता लगता है तो आप उसे टेबल 13 के अंदर दिखाएंगे। टेबल 12 के अंदर पहले आपके पास एग्जेम्पशन थी कि आप लास्ट ईयर में बुक किया हुआ इस बार क्लेम किया हुआ, या फिर इस बार बुक किया हुआ और सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किए हुए जो लाइन्स हैं, जो लाइनअप्स हैं, जो लाइन है, उन्हें आप एम्प्टी छोड़ सकते थे, उसे आपको फिल करने की मैंडेशन नहीं थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 21-22 से इस एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है, तो बिग एग्जेम्पशन है जिसे विड्रॉ किया गया है। अब आपको ओपनिंग से क्लोजिंग मूवमेंट को कंप्लीटली दिखाना पड़ेगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कितना ITC बुक किया है, फिर आपको एक्चुअल में शो करना पड़ेगा कि जो ITC आपने लास्ट ईयर बुक किया था इस साल क्लेम किया है और जो ITC आपने इस साल बुक किया है लेकिन आप सबसीक्वेंट ईयर क्लेम कर रहे हैं, उसे आपको मैंडेटरी बेसिस पे इस बार शो करना पड़ेगा। इस एग्जेम्पशन को इस बार हटा दिया गया है। सो टेबल 5 से टेबल 12 तक की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक एग्जेम्पशन को इस बार हटाया गया है। टेबल 13 के अंदर कोई भी टेबल 12 से रिलेटेड अगर अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस हैं तो उसे आप शो करेंगे। टेबल 14 में हमें एक्सपेंस वाइज ITC की रिकंसिलेशन देनी होती थी। हेडिंग क्या बोलती है? रिकंसिलेशन ऑफ ITC डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न विद ITC अवेल्ड ऑन एक्सपेंसेस एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। सो आपको इसमें एक्सपेंस के हेड दिए जाते हैं, उन एक्सपेंस के हेड के हिसाब से आपको बताना होता है कि किस एक्सपेंस हेड का आपने कितना कितना ITC क्लेम किया है। तो टोटल ITC को आपको GSTR 3B या GSTR 9 के ITC से रिकंसाइल करके दिखाना होता है। गवर्नमेंट को भी पता है कि स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर पॉसिबल नहीं है टैक्स पेयर्स के लिए कि वो एक्सपेंस वाइज अपने ITC का सेग्रीगेशन दिखा पाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2021 तक इस टेबल को ऑप्शनल किया हुआ था।
खुशी की बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी ये टेबल आपके लिए ऑप्शनल है और आपको एक्सपेंस वाइज आईटीसी नहीं दिखाना है। काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि क्या मुझे एक्सपेंस वाइज आईटीसी को भी कंसोलिडेट करके यहाँ दिखाना पड़ेगा। द आंसर इज नो। टेबल 14 इज कंप्लीटली ऑप्शनल। अगर आप इसे मैप करना चाहें तो क्लोज 44 ऑफ टैक्स ऑडिट जो आपने अभी फिल किया होगा दैट वाज मैंडेटरी, उसमें भी आपको यही बताना होता था कि आप रजिस्टर्ड के से रिलेटेड कितना आईटीसी बुक कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड से रिलेटेड कितना एक्सपेंस है आपका। सो कहीं ना कहीं उसके वर्किंग नोट्स और इसके वर्किंग नोट्स सिमिलर लाइंस पे चलते हैं, लेकिन टेबल 14 को अभी भी ऑप्शनल रखा गया है। 21-22 के लिए भी आपको टेबल 14 को फिल नहीं करना है। टेबल 15 में फिर से आप वही अमाउंट्स दिखाएंगे कि कौन सी अनरिकंसाइल्ड आइटम्स टेबल 14 से रिलेटेड है। जब टेबल 14 ही ऑप्शनल है तो टेबल 15 के अंदर कुछ अमाउंट दिखाने का मतलब ही नहीं है। इट मींस टेबल 15 भी ऑप्शनल होगी। टेबल 16 के अंदर फिर आप दिखाएंगे टैक्स पेबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंसेस इन आईटीसी ड्यू टू रीजंस स्पेसिफाइड इन टेबल 13 एंड 15। सो टेबल 13 एंड 15 मींस अनरिकंसाइल्ड आईटीसी से रिलेटेड कितना टैक्स पेबल बनता है। टेबल 11 के अंदर हमने आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड कितना टैक्स पेबल बनता है वो दिखाया था, और टेबल 16 के अंदर हम दिखाएंगे कि आईटीसी से रिलेटेड कितना टैक्स पेबल बनता है जो पे नहीं किया होगा। एट द एंड ऑफ टेबल 16 और टेबल 11 के अंदर जितना नोट पे टैक्स दिखा रहे हैं उससे रिलेटेड टैक्स को आप DRC 03 के हिसाब से पे कर सकते हैं। सो ओनली वन एग्जेम्पशन को इस बार विड्रॉ किया गया है टेबल 12 के अंदर, जहां आपको आईटीसी की मूवमेंट को कंप्लीट बेसिस पे दिखाना पड़ेगा। आपको ये शो करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट लास्ट ईयर बुक हुआ था इस बार क्लेम किया है, और ये भी शो करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट इस बार बुक किया हुआ सब्सीक्वेंट ईयर में क्लेम किया है। सो आपको इस बार अपनी GSTR 9 और 9C फिल करने से पहले इन दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लेना है, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन सी टेबल्स आज भी मैंडेटरी नहीं है। हम काफ़ी बार प्रोफेशनल्स को देखते हैं कि वो सभी टेबल्स को फिल करने की कोशिश करते हैं, ये ना जानते हुए कि कुछ टेबल्स पहले से ऑप्शनल हैं। सो आपको अगर ये चीज़ पता है कि कौन कौन सी टेबल ऑप्शनल हैं, सो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप इन दोनों वीडियोस को रेफर करके ये बात पता लगा सकते हैं कि कौन सी टेबल्स ऑप्शनल हैं और कौन सी टेबल आपके लिए मैंडेटरी हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।